हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 25 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी मैं जिस रेशियो में मेहनत कर रहा हूँ उस रेशियो में हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। हमारा टारगेट है जैसे ही इस वीडियो पर 2000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे हम तुरंत सुबह में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देंगे। तो आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो जो फूल होते हैं जिनकी हम माला बनाते हैं, जैसे गेंदा के फूल, गुलाब के फूल, चमेली के फूल, तो इन फूलों के प्रोसेसिंग के लिए एक सेंटर स्थापित किया जाएगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तो चलिए अब हम इसके बारे में देख लेते हैं आखिर में क्या है। तो अनबिके हुए फूल, यानी कि जो फूल मार्केट में नहीं बिकते हैं या बिकने से रह जाते हैं, उन फूलों को उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए इस केंद्र की स्थापना की जाएगी कर्नाटक राज्य में। इनका उपयोग कैसे किया जाएगा, तो जो बचे हुए फूल हैं इनको पुष्पकला, प्राकृतिक रंगों, अगरबत्ती तथा कॉस्मेटिक उपयोग के लिए प्रोडक्ट बनाकर उनका मूल्य वर्धित करके उनको नए उत्पादों में परिवर्तित किया जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा फूलों की खेती होती है कर्नाटक राज्य में। भारत के जो 75% फूल हैं इनका उत्पादन कर्नाटक राज्य में किया जाता है। फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लावर फार्मिंग को क्या कहते हैं, तो फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। यहाँ पर बात की गई है कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। जो बेंगलुरु शहर है इसके कई निक नेम हैं, जैसे स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, IT कैपिटल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया। इन सारे नामों से बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। हाल ही में जो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इनका आयोजन किया जाएगा 2021 में कर्नाटक राज्य में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा 2021 में कर्नाटक राज्य में। हाल ही में कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना है जिसका नाम रखा गया है विजयनगर। विजयनगर कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना है। कर्नाटक के मैसूर में खोला जाएगा भारत का पहला चंदन संग्रहालय। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है, चंदन म्यूजियम है, ये खोला जाएगा कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में। और भारत में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का स्थापना किया जाएगा कर्नाटक के कोप्पल शहर में। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है कर्नाटक, इसीलिए कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय है बेंगलुरु शहर में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है। तो भारत में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम जान लेते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। तो 24 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किया गया था 24 फरवरी 1944 को, इसीलिए हर साल भारत में 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे।
अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स तथा इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल संस्था है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसे हम CBEC के नाम से जानते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड। भारत में जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल संस्था है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड। वर्तमान में CBEC के अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1964 में। जबकि भारत में जो डायरेक्ट टैक्स है, जिसे हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जानते हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल संस्था है। CBDT को हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में CBDT के चेयरमैन हैं प्रमोद चंद मोदी, या इनको शार्ट में PC मोदी के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस GST के अंतर्गत लाए गए हैं। GST जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। GST के अंतर्गत टोटल 5 प्रकार के टैक्स हैं। कौन कौन से? 0%, 5%, 12%, 18% तथा 28%। ये 5 स्लैब GST के अंतर्गत आते हैं। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 3 ऐसी वस्तुएं हैं भारत में जो कि GST के अंतर्गत नहीं आती। कौन कौन सी? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्कोहलिक ड्रिंक तथा इलेक्ट्रिसिटी। बिजली, दारू शराब तथा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, डीजल पेट्रोल, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि GST के अंतर्गत नहीं आती हैं। GST भारत में लागू की गई थी 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में किसे बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड दिया गया है? तो हाल ही में जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के हैं, इनमें पुरुष कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है अक्षय कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है, बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड दिया गया दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर मेल का पुरस्कार दिया गया अक्षय कुमार को लक्ष्मी फिल्म के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया कियारा आडवाणी को गिल्टी फिल्म के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा के लिए। और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड, जो कि स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया है मरणोपरांत। तो ये 4 पुरस्कारों के नाम आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य पुरस्कार जो कि रिसेंटली दिए गए। जैसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है उड़ीसा राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को। भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडविले को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धावली सिंह को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। और भारत सरकार के द्वारा फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है शिंजो आबे को भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। प्राइमरी टीचर रंजीत सिंह डिसले को ग्लोबल टीचर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को दिया गया है। DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर हेमंत कुमार को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है जो बाइडन तथा कमला हैरिस को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये जो क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है
और इसमें पहला मैच खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच, जो कि तीसरा टेस्ट मैच है और इसको पिंक बॉल से खेला जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जिसमें भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा पिंक बॉल से। अब आपको जो क्वेश्चन याद रखना है ये इससे भी इम्पॉर्टेंट है। जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, या इसे सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और इसका कल ही नाम बदल दिया गया है। गजब। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर इसका नया नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर इसका नाम नया कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। और जो क्रिकेट स्टेडियम में छोर होते हैं, जो कि पिच के छोर होते हैं, इनमें से एक पिच के छोर का नाम है अडानी इंड, दूसरे छोर का नाम है रिलायंस छोर। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जो पिच होता है, पिच का एक छोर होता है और दूसरा छोर होता है। तो एक इंड का नाम रखा गया है अडानी इंड, दूसरे छोर का नाम रखा गया है रिलायंस इंड, यानी कि एक है अडानी पवेलियन और दूसरा है रिलायंस पवेलियन। और सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये जो स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और इसकी क्षमता है 1,10,000 दर्शकों की। कितनी? 1,10,000 दर्शकों की क्षमता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था मेलबोर्न स्टेडियम, जो जिसकी कैपेसिटी थी 90,000 लोगों की, जो कि अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है इसको किसके द्वारा किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है लार्सन एंड टर्बो, यानी कि L&T कंपनी के द्वारा। इस क्रिकेट स्टेडियम में 5 प्रकार की काली मिट्टी तथा 6 लाल मिट्टी की पिच बनाई गई है। यह पहला स्टेडियम है जो कि अभ्यास और मुख्य पिचों के लिए रंगीन मिट्टी का उपयोग करेगा। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि बारिश में पिच को केवल 30 मिनट में सुखाया जा सकता है। अब यहीं से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो कि उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है, ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। बिरसा मुंडा जो कि भारत के बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए भगवान के स्वरूप हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में फिर से भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया है? यानी कि 2020 में फिर जो रिपोर्ट आया है इसमें भी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया कौन है? तो व्यापारिक भागीदार देश है नंबर 1 चीन, नंबर 2 पर है अमेरिका, नंबर 3 पर है संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। वर्ष 2020 में फिर से भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बन गया है चीन। कहने का मतलब है पूरी दुनिया में जो भारत व्यापार कर रहा है, इस व्यापार में सबसे ज़्यादा व्यापार भारत चीन देश के साथ कर रहा है। कितने का कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चीन भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2020 में टोटल 77.7 बिलियन डॉलर का किया है। कितना? 77.7 बिलियन डॉलर का किया है। इस 77.7 बिलियन डॉलर में भारत ने चीन से कुल 58.7 बिलियन डॉलर की चीज़ें आयात किया है, यानी कि मंगवाया है। और इनमें से सबसे ज़्यादा हैं चीन की भारी मशीनरी, दूरसंचार उपकरण तथा अन्य घरेलू उत्पाद। यानी कि कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा भारत ने चीन से मशीनें तथा दूरसंचार उपकरण को आयात किया है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए
कि भारत कितने देशों को कितने प्रोडक्ट बेच रहा है। तो वर्तमान में भारत कुल 7,500 चीज़ों को दुनिया के 192 देशों में भेज रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर बात की जाए आयात की, तो भारत दुनिया से 6,000 चीज़ों को आयात कर रहा है दुनिया के 140 देशों से। यहाँ पर बात की गई है चीन की, तो चीन के बारे में हम जान लेते हैं। चीन, जिसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेननबी। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन एक याद रखना है कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कितना है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल, उसी प्रकार से जो चीन के राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल है अनंत काल। कहने का मतलब है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये जब तक चाहें अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये 2018 में नियम, यहाँ पर नया नियम बनाया गया था जिसके तहत शी जिनपिंग जब तक चाहें अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। ये कानून लाया गया था 2018 में। 2020 का जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में, और 2022 के जो एशियाई खेल हैं इनका भी आयोजन किया जाएगा चीन के हांगजाऊ शहर में। और चीन में एक बैंक है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक, और इस बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी बैंक के नाम से भी जाना जाता है। एनडीबी बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में, इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। वर्तमान में एनडीबी बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस टायोजो, जो कि ब्राज़ील देश से हैं। जो ब्रिक्स बैंक है ये ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाई गई है। ब्रिक्स देशों में टोटल 5 देश आते हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो 2021 का ब्रिक्स सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। दुनिया का सबसे बड़ा जो पुल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रिज है, ये स्थित है चीन देश में, जिसका नाम है दानयान कुनसान ग्रांड पुल, जिसकी लंबाई है 164.8 किलोमीटर। ये चीन में स्थित है। और हाल ही में चीन ने अपना पहला सफलतापूर्वक मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। जो तियानवेन फर्स्ट ये चीन का पहला सफलतापूर्वक मंगल मिशन है जो कि हाल ही में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020-22 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला में, यानी कि भारत में। भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला शहर में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। कॉमनवेल्थ ने टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला शहर में, और इसी पंचकुला शहर में ही चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा 2021 में। यहाँ पर बात की गई है टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में 22वीं 82 नंबर की जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है इसमें महिला एकल का खिताब जीत लिया है मनिका बत्रा ने। वर्तमान में भारत के जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ये दोबारा से फिर से नियुक्त किए गए हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला कौन है? आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो कि वर्तमान में हरियाणा राज्य के डिप्टी सीएम हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं। इनकी पार्टी का नाम है जननायक जनता पार्टी, यानी कि जेजेपी। यहीं वर्तमान में दुष्यंत चौटाला भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर बात की गई है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि राष्ट्रमंडल देशों की। तो जो राष्ट्रमंडल देश हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है, फोरम है, एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, इसका मुख्यालय है लंदन में। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि जो राष्ट्रमंडल देश है यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस फोरम है ये आखिर में क्या है। तो ये दुनिया के जो 54 स्वतंत्र देश हैं उनका एक फोरम है। ये वो सारे देश हैं जिन पर कभी न कभी ब्रिटिश राज्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। कहने का मतलब है दुनिया के 54 ऐसे देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिन पर कभी न कभी अंग्रेजों ने राज किया था। उन देशों का एक जो फोरम है उस फोरम को कहते हैं राष्ट्रमंडल देश, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका मुख्य उद्देश्य है इन देशों में लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन,
मुक्त व्यापार तथा विश्व शांति को बढ़ावा देना। इस फोरम के द्वारा हर 4 साल के अंतराल पर एक गेम आयोजित किया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ ऑफ गेम्स, जिनका 2022 में आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हैं, इनमें सारी जो प्रतियोगिताएं हैं इनका आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में, लेकिन 2 ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनका आयोजन किया जाएगा भारत में। ये 2 प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं? तो कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 हैं उनके निशानेबाजी तथा तीरंदाजी की जो प्रतियोगिता है इनका आयोजन किया जाएगा भारत के चंडीगढ़ शहर में। कहने का मतलब है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के जो शूटिंग तथा आर्चरी की प्रतियोगिताएं हैं इनका आयोजन किया जाएगा भारत के चंडीगढ़ शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात संगठन संघ यानी कि FIO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है A शक्तिवेल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। भारतीय निर्यात संगठन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है A शक्तिवेल को। जो भारतीय निर्यात संगठन संघ है यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत के निर्यातकों का एक शीर्ष निकाय है यानी कि एक शीर्ष फोरम है। कहने का मतलब है भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, जो कंपनियां अपना माल विदेशों को भेजती हैं, उन कंपनियों के जो विदेशों में माल भेजा जाता है उसके लिए एक शीर्ष निकाय है, फोरम है जिसका नाम है FIO जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है एक संस्था। इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। अब हम कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि हाल ही में हुई हैं। जैसे अमेजन कंपनी के नए CEO बनेंगे एंडी जेसी। अमेजन कंपनी के फाउंडर और CEO थे जेफ बेजोस जो कि अब रिटायर हो जाएंगे। अब नए CEO बनेंगे एंडी जेसी। CBI के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीण सिन्हा को। WTO की पहली महिला प्रमुख बनी हैं नगोजी अकोजो-इविला। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत के अजय मल्होत्रा को। हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष दोबारा से चुने गए हैं अजय सिंह। तो ये हैं कुछ नई नियुक्तियां जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ $68 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में नागालैंड राज्य में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $68 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नागालैंड राज्य में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार विश्व बैंक से $68 मिलियन का ऋण लेगा। नागालैंड राज्य की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियू। नागालैंड राज्य का प्रमुख महोत्सव है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल जो कि एक पक्षी होता है, इसी पक्षी के नाम पर यह महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड राज्य में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है इंटांकी नेशनल पार्क। जो इंटांकी नेशनल पार्क है ये नागालैंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर बात की गई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक से आपको 3-4 क्वेश्चन रटे होने चाहिए। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देश से आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विश्व बैंक की वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO तथा मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वर्तमान में विश्व बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा MD हैं भारत से अंशुला कांत। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। क्यों? क्योंकि विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा MD बनी है अंशुला कांत जो कि उत्तराखंड के रुड़की शहर से हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में। इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। और कभी भी आप विश्व बैंक के बारे में पढ़ें तो तुरंत उसी समय आपको IMF के बारे में भी पढ़ना चाहिए।
IMF, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF को हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी भी स्थापना विश्व बैंक के साथ ही 1944 में की गई थी। IMF का भी मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में है। वर्तमान में IMF की MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। वर्तमान में IMF की मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, जो कि एक भारतीय मूल की महिला हैं। यहाँ से RRB NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो IMF का लेटेस्ट मेंबर सदस्य देश है उसका नाम क्या है। तो 2019 में IMF का लेटेस्ट नया मेंबर देश बना है अंडोरा, जो कि IMF का 190 नंबर का सदस्य देश बना है। ये दोनों क्वेश्चन RRB NTPC में पूछे गए हैं। एक शिफ्ट में पूछा गया था कि वर्तमान में IMF के कुल सदस्य देश कितने हैं, तो राइट आंसर होगा 190, और जो आखिरी सदस्य देश है इसका नया नाम है अंडोरा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में एक भारतीय सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका नाम है अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज को अमेरिका देश के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज। इन्हीं अंजलि भारद्वाज को अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम जानते हैं कि अंजलि भारद्वाज कौन है। तो अंजलि भारद्वाज, जो कि पीपल राइट टू इन्फॉर्मेशन अभियान की सह संयोजक तथा सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक हैं। यह मेनली एक NGO चलाती हैं जिसका नाम है सतर्क नागरिक संगठन, जो कि भारत में सूचना का अधिकार, लोकपाल, शिकायत निवारण तथा भोजन के अधिकार से संबंधित मुद्दों पर काम करता है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 47वें नंबर का जो खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 है, इसका आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे डिटेल में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।